पहले लोग इंडिया से निकलने के लिए सब कुछ करते थे, आज वही लोग इंडिया वापस आने के लिए सब कुछ छोड़ रहे हैं। पहले एक मिडिल क्लास इंडियन घर का बड़ा बेटा, बड़ी बेटी, उसके माँ बाप एक सपना देखते थे ग्रेजुएट होके अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सेटल होने का। लेकिन आज कहानी मानो पूरी बदल गई है। आज IITians करोड़ों की जॉब रिजेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपनीज से। 2021 में IIT से 10,000 ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 200 या उससे भी कम ग्रेजुएट्स ने इंडिया से बाहर की जॉब चूज की। IIT मद्रास में 2016 में 16% ग्रेजुएट्स इंडिया से बाहर सेटल हो रहे थे और यही परसेंटेज 2020 में आधे से भी कम होकर 7% हो गई। अभी पिछले ही साल ऑक्सफोर्ड ग्रुप के CEO ने बताया कि इंडियन स्टूडेंट्स की एडमिशन एप्लीकेशंस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 40% तक गिर गई है। मैं फिर से बोलूंगा 40%। और चलो ये हाल तो स्टूडेंट्स का है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर ट्रेंड कुछ ऐसा भी है। 60% NRIs अमेरिका, UK और सिंगापुर से वापस इंडिया शिफ्ट होना चाहते हैं। और अगर पर्टिकुलर देशों के सर्वे में जाएं, 75% NRIs बेस्ड इन अमेरिका इंडिया वापस आना चाहते हैं। यही ख्वाहिश 80% NRIs इन ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की है। 70% NRIs बेस्ड इन इंग्लैंड, 63% NRIs बेस्ड इन कनाडा भी वापस इंडिया आना चाहते हैं। एक तरफ इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स का ग्लोबल वर्कफोर्स में डिप हो रहा है और वहीं 86% स्वीडिश कंपनीज इंडिया में बिजनेस करके खुश है। टेस्ला हो, मेटा हो, ऑडी हो, नासा हो, आज सब इंडिया के मार्केट ब्रांड को मान रहे हैं। ये वही कंपनीज हैं जिनमें काम करने के लिए एक इंडियन स्टूडेंट ग्रेजुएट सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। लेकिन आज इस सपने की अहमियत गिर रही है। आखिर क्यों? इंडियंस हो या NRIs हो, एक ऐसे देश में वापस आके क्यों रहना चाहेंगे जहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा हो? ऐसी कंट्री जहां की स्टार्टअप इंडस्ट्री आज 65% डिक्लाइन पर है। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यही मामला है और इंडियन हॉस्पिटल्स की ट्रॉमा वाली कहानियां तो मेरे तुम्हारे सबके पास है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया की आज भी वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें तो ख्वाहिश अभी भी न्यूयॉर्क, लंदन या सिडनी जैसे शहरों में रहने का ही मन करता है। और यही जनरेशन जो ये सपना बाहर के देशों में सेटल होने का इतने सालों से ले रही थी, आज सब छोड़कर इंडिया वापस आ रही है। क्या इनकी ऐसी मजबूरी है जिनके बारे में अगर हम जाने तो शायद तुम भी बाहर जाने का सपना छोड़ दो? क्या NRIs का इंडिया वापस आने का या इंडियन स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स का बाहर की ल्यूक्रेटिव जॉब्स को रिजेक्ट करने का रीजन सिर्फ इकोनॉमिकल है या पर्सनल? इंडियंस आज इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस सेक्टर को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस आर नॉट अलाउड जैसे बेहद वाहियात रेसिज्म को भी फेस कर रहे हैं। इस वीडियो में जो मैं बातें करूंगा ये तुम्हारे पर्सनल और प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे इंडिया की करंट सिचुएशन और रियल पोटेंशियल को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ज्यादा बेहतर है, इंडिया के बढ़ते ग्लोबल मार्केट को एड्रेस करके यहाँ की अनसिविलाइज्ड सिविक सेंस को झेलते हुए यहाँ अपना करियर बनाना, या फिर फॉरेन कल्चर के सिविलाइज्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को अपना कर महंगी कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेसिज्म, मास फायरिंग वाले कल्चर को सर्वाइव करके वहां सेटल होना। इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलेंगे, पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं पर उन्हें सब्सक्राइब नहीं करते। तुम्हारे लिए फ्री है, सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेशन मिलेगी। और आओ तुम्हें समझाते हैं कि ये NRIs ऐसी क्या प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं बाहर जिसकी वजह से उन्हें इंडिया वापस आना पड़ रहा है। Education is one of the main reasons Indians India छोड़कर जाते हैं। In 2023 alone, Indian students spent $60 billion studying overseas। मैं खुद 2019 में लंदन गया था पढ़ाई करने डिजिटल ह्यूमैनिटीज की, क्योंकि मुझे जो सीखना था वो तब इंडिया में नहीं मिला। लेकिन अब 6 साल बाद ही इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है। जैसे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका 4 ईयर अंडरग्रेड प्रोग्राम CS एंड AI ML DS में है और नॉर्मल इंजीनियरिंग से अलग, यूनिक और कई मायनों में बेटर है। NST का करिकुलम डे 1 से कोडिंग पर फोकस करता है और यहाँ के एडवांस करिकुलम को पढ़ाते हैं ऐसे फैकल्टीज जो खुद गूगल, Amazon, Cisco, मेक माई ट्रिप जैसे टॉप MNCs और स्टार्टअप में एक्स टेक लीड्स रह चुके हैं। तभी यहाँ के फर्स्ट बैच के 93% स्टूडेंट्स फर्स्ट या सेकंड ईयर में रेजर पे, जूम कार, DRDO जैसे कंपनीज में इंटर्नशिप कर चुके हैं। और फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट ने तो गूगल समर ऑफ कोड और ICPC जैसे प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशंस क्रैक करे हैं। NST इंटरनेशनल एक्सपोजर भी प्रोवाइड करता है, जैसे स्टूडेंट्स चाइना और सिंगापुर जाकर अलीबाबा और JD.com जैसे जाइंट से सीखते हैं। इनका सीड फंड प्रोग्राम है जहां स्टूडेंट्स अपने आइडियाज पर 1 करोड़ तक की फंडिंग ले सकते हैं और साथ ही प्रतीक पोडर और वरुण माया जैसे एक्सपर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप मेंटोर करते हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जब इंडिया में ही ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एजुकेशन अवेलेबल है तो अब्रॉड जाकर स्ट्रगल क्यों करना? NST के इन्हीं एडवांसमेंट्स और अचीवमेंट्स की वजह से ही दिल्ली, NCR और पुणे के बाद अब इनका नेक्स्ट कैंपस बेंगलुरु में ओपन हो रहा है। NST ज्वाइन करने के लिए तुम्हें NSAT देना होगा, जहां तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स और इंग्लिश मैटर करता
देता है जो तुम घर से दे सकते हो। अप टू 100% मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो, वहां तुम्हें सारी डिटेल्स मिलेंगी और NSAT के लिए रजिस्टर करो। याद रखना नेक्स्ट एग्जाम है 25 अप्रैल 2025 को। एंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साल पहले 2023 IT सेक्टर के लिए एक बहुत डिसअपॉइंटिंग साल था। Cutting 12,000 employees worldwide. जहां USA में IT जॉब्स में 99% का एक हिस्टोरिक डिप आया। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने एक हफ्ते में ही अपने 22,000 एम्प्लॉयज को फायर किया। Amazon ने अपने 18,000 एम्प्लॉयज को फायर किया और 9,000 जॉब टाइटल्स ही हटा दिए। मतलब 27,000 का ले ऑफ, जो कि इस कंपनी का एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट बना जब इसने इतने सारे एम्प्लॉयज को एक साथ फायर किया। और ये ट्रेंड और बढ़ा जब इलॉन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद द न्यूली नेम्ड कंपनी X ने अपने 7,500 के स्टाफ को घटाकर 2,000 से भी कम कर दिया। मेटा, जो कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, उसने तो अपने 13% स्टाफ को फायर कर दिया, यानी 11,000 एम्प्लॉइज को। शॉर्ट में समझाऊं तो लाखों IT प्रोफेशनल्स को अपनी जॉब से निकाल दिया गया, जिसमें से 30% इंडियंस थे। इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया सड़कों पे, टाउन हॉल्स पे, क्योंकि इनके ऊपर जॉबलेसनेस के अलावा एक और तलवार लटक रही थी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वर्क वीजा गाइडलाइंस ऑफ USA, अगर अगले 60 दिनों में इनको कोई और जॉब नहीं मिली जो इनका USA में रहने का वीजा स्पॉन्सर करेगी, तो शायद इन्हें इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। 60 calendar days. That's the window that laid off H-1B visa holders in the US have to find a new employer to sponsor their visa. मतलब इस गाइडलाइंस की भी कुछ लूप होल्स हैं, पर अगर तुम घर से हजारों किलोमीटर दूर हो, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करता। डेल ने अपने 12,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज फायर कर दिए टू फोकस ऑन द AI सेक्शन। कितने फायर्ड IT प्रोफेशनल्स ने प्रोटेस्ट किया, जिसमें से काफी स्टूडेंट्स थे जो एजुकेशन लोन्स लेकर बाहर पढ़ाई कर रहे थे। और ऐसे में जब ये कंपनीज मास फायरिंग करती हैं, टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करती, अपनी बॉटम लाइन को बचाने को प्रायोरिटाइज करती हैं, तो इसका सबसे पहला इंपैक्ट आता है उन इंडियंस पर जो रह रहे हैं बाहर। पिछले साल ही इंटेल ने कुल 15,000 एम्प्लॉयज को फायर किया ताकि वो कुछ $10 बिलियन बचा सके। और वो लोग जो एजुकेशन लोन लेके इन नौकरियों के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे टू पे ऑफ देयर लोन्स। एक डिलेमा तो ये भी है NRIs का कि उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है क्योंकि उनकी वो जॉब्स आउटसोर्स करी जा रही हैं टू द इंडियंस लिविंग इन इंडिया। I'm a software engineer. I work in tech, or at least I used to work in tech until recently, until my whole team got laid off. And you know the craziest part was in my exit interview, they go, "Hey, we're replacing you guys. We're getting rid of the whole team, and we're replacing you guys with Indians." इनको तो ये तक बोल दिया जा रहा है कि हमें इंडियंस तो चाहिए पर तुम्हारे जैसे नहीं। No, you don't get it. We're getting rid of you. We're moving the job to India to be done by Indians from India who live there, who will do it cheaper. एंड इस नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियंस का शायद एक काफी बड़ा रीजन इंडियंस का इमिग्रेशन ही है। जैसे 2023 में यूके ने जब अपनी माइग्रेशन काउंट को रिकॉर्ड ब्रेकिंग 7,45,000 कर दिया, तो सरकार ने खुद ही एग्री करा कि उन्हें अब अपने इमिग्रेशन लॉस को और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। एंड इस केस में तो चलो इंडिया में रहने वाले इंडियंस को बाहर के इंडियंस ज्यादा प्रेफर करा जा रहा है, क्योंकि प्रोबेबली इंडिया में उनको सैलरी कम देनी पड़ती है या कॉस्ट ऑफ लिविंग उन देशों के मुकाबले कम है। पर असली प्रॉब्लम तो तब आती है जब बाहर रह रहे इंडियंस को अटैक करा जाए सिर्फ इस बेसिस पर कि तुम इंडियन हो, यानी रेसिज्म। एंड मैं यहाँ सिर्फ USA की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे होने वाले रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस तो डॉक्यूमेंट्रीज से लेकर इंडियन मूवीज तक ने एड्रेस कर दिया। My name is Khan. And I'm not a terrorist. आर्टिकल्स लिखे गए हैं, इंटरव्यूज ले गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे देशों के भी जिनका कल्चर हमने एम्ब्रेस किया है। साउथ कोरिया को इंडिया ने पिछले साल $6.4 बिलियन की वैल्यू पर पेट्रोलियम, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी, आयरन, स्टील और ऑर्गेनिक केमिकल जैसे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। ऐसी डील से जिससे इंडिया साउथ कोरिया का 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया। 7 अगस्त 2009 में इंडिया और साउथ कोरिया ने एक डील साइन करी, CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसके थ्रू सर्विसेज जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, लीगल सेक्टर साउथ कोरिया में इंडियंस आसानी से एंटर कर पाए। इस डील की वजह से ही बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल्स बिजनेस सर्विसेज, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, एनवायरमेंट, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स में साउथ कोरिया जा पाए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैरिफ्स में रिडक्शन हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हुई और इंडिया साउथ कोरिया की एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की फाउंडेशन सब हुआ। साउथ कोरिया के ग्लोबल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आने के बाद 2022 में जहां इंडियन स्टूडेंट्स की काउंट वहां 1,328 के आसपास थी, 2024 में ये काउंट 12,000 तक पहुंच गया। एंड कोरियन कल्चर वेव तो इंडिया में आ ही चुकी है, तुम्हें ये आदमी याद ही होगा। ओपन गंगनम स्टाइल। इसके अलावा K-pop, BTS आर्मी या फिर साउथ कोरिया और इंडिया के बायलैटरल रिलेशनशिप की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी हुई है। एंड इस सब के बाद आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में किया मोटर्स का एक प्लांट है। किया साउथ कोरिया की कंपनी है। इस प्लांट में वहां के कोरियन वर्कर्स के लिए कुछ साउथ कोरियन रेस्टोरेंट्स खोले गए। द वायर, जो कि एक नॉन प्रॉफिट न्यूज एजेंसी है, 2020 में कैमरा और टीम लेकर इन रेस्टोरेंट्स में छानबीन करने गई, तो फिर खबर आने लगी कि इन रेस्टोरेंट्स में इंडियंस को अलाउ ही नहीं किया जाता। भारतीय लोगों को खाने के लिए
नहीं जाने दे रहे हैं। और भी खुलासे हुए, जैसे जिस गांव में पेंडोकोंडा गांव में जहां ये किया का प्लांट बना था, उस गांव में भी कुछ 10 से 15 कोरियन रेस्टोरेंट गेस्ट हाउसेस थे, जहां अकॉर्डिंग टू द लोकल सिर्फ और सिर्फ कोरियंस अलाउड थे, इंडियंस नहीं। వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ లో కానీ వాళ్ళ రెస్టారెంట్ లో కానీ నాట్ అలౌ చేయడం లేదు। जो इंडियन वर्कर्स थे वो अपना खाना अलग से ला रहे थे। वहां पर साइन बोर्ड्स कोरियन भाषा में लिखे गए थे जो वहां के लोकल को समझ नहीं आती। रेस्टोरेंट्स के अंदर नेपाली सिटीजन को हायर करके रखे गए था। आप इधर ही काम करते हैं? जी। तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। अब समझदार हो तो समझ जाओगे कि क्यों ये इंडिया में चल रहा है। मतलब इंडिया में आके इंडियंस को ही डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है। एंड ये रेसिज्म की प्रॉब्लम इंडियन स्टूडेंट साउथ कोरिया में रहकर भी फेस कर रहे हैं। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash around, they're like dusted. 2020 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ साउथ कोरिया ने भी अपने सर्वेस में एग्री किया कि ये रेसिज्म एक बेहद सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है। इंडियंस आउट, हिंदूज आउट, मुस्लिम्स आउट। कोरिया के बड़े बड़े शहरों में कई पोस्टर्स लगे हैं। इस्लाम आउट, इस्लाम एंड हिंदू क्यों? ये होता है हिंदू रिलीजन। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2021 में साउथ कोरियन गवर्नमेंट को एक ओपन लेटर लिखा कि आप अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ लेके आओ, क्योंकि साउथ कोरिया में आज तक ऐसा कोई वायबल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये हाल साउथ कोरिया और अमेरिका के नहीं, कनाडा का भी है। Too many Indians are in Canada, and I want you to go back. Go back. But I'm Go Canadian. back to India. वहाँ के लोग तो इंडियंस को रेडिट पर भी नहीं छोड़ते। कनाडा हाउसिंग 2 एक रेडिट है जो यहाँ के कनेडियंस और बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, और उसमें जो इंटेंस लेवल का रेसिज्म होता है इंडियंस के अगेंस्ट, स्पेशली ओनली इंडियंस के अगेंस्ट, इट्स क्रेजी। और इसीलिए भारी मात्रा में आज कनाडा के कई एनआरआई बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ इस हरासमेंट के चलते कनाडा छोड़कर इंडिया वापस आ रहे हैं। रशिया में तो इंडियन स्टूडेंट्स को ड्यूप करके रशिया यूक्रेन वॉर में लड़वाया जा रहा है। फिर वाइस मीडिया की रिपोर्टर इजोबेल यंग ने एक बड़ी कंट्रोवर्शियल ग्राउंड रिपोर्टिंग करी इन चाइना। जहां इन्होंने पाया कि कैसे हिंदूज और मुस्लिम्स को चाइना में मानो गायब भी कर दिया जा रहा है। एंड ये रेसिज्म की खबरें न्यूज पोर्टल्स पर, सोशल मीडिया पर, इंडियन स्टूडेंट्स के खुद के अकाउंट तुम्हारे सामने आए दिन आते रहते हैं। लेकिन ये इजोबेल यंग की रिपोर्टिंग कुछ ज्यादा ही इंटेंस थी, खासकर तब जब इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में लाइव फुटेज दिखाई कि कैसे रोज सुबह स्कूल की मॉर्निंग प्रेयर्स में बच्चों को गाना गवा के दिखाया जाता है कि वो हमेशा अपने देश को दूसरी एथनिसिटी से बचाएंगे। ये रेसिज्म में ग्राउंड रियलिटी चाइना की है हमेशा से। Only the men in the video wore blackface because Indian men are regarded as clowns in China, but Indian women are regarded as beauties. ये इशू तो तब होते हैं जब तुम अपने देश को छोड़कर किसी कंट्री में जाकर वहां के कल्चरल शॉक को एम्ब्रेस कर रहना सीखते हो। लेकिन असली लड़ाई तो उस देश में घुसने से पहले शुरू हो जाती है, जब तुम वीजा के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना शुरू करते हो। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेले गए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच की एक क्लिप अभी कुछ महीने पहले की है। उस देश की जिसने पिछले कुछ सालों में ही अपने वीजा के रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट कर दिए, जहां ट्यूशन फीस बढ़ रही है। Countries like the UK, Australia and European Union are increasing visa charges and tuition fees. यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की स्टूडेंट फीस अब 30 लाख है फॉर इंजीनियरिंग, 60 लाख फॉर मेडिकल स्टडीज। एंड ये दुर्दशा तो स्टूडेंट्स की है जो पैसे इकट्ठे करते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं, लोन्स लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बाहर बढ़ रही है, आपको वीजा अप्रूवल के लिए औकात दिखानी पड़ती है कि आप उस कॉस्ट को अफोर्ड कर भी सकते हो या नहीं। एंड स्टूडेंट वीजा के अलावा शायद नॉर्मल वीजा के रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडियंस के लिए अनरीजनेबली स्ट्रांग हो गए हैं। न्यूजीलैंड 100 में से 33, ऑस्ट्रेलिया 100 में से 30, यूके 100 में से 17% इंडियन वीजा को रिजेक्ट कर रहा है। और सऊदी अरेबिया ने तो अभी हाल ही में इंडियंस के लिए वीजा बंद कर दिया है। वापस स्टूडेंट्स पर आए तो उनके लिए जब ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले आपको मिनिमम सेविंग्स 11 लाख दिखानी होती थी, अब ये अमाउंट 16 लाख है। कनाडा में वीजा चाहिए बी इट स्टूडेंट और वर्किंग तो 5 से 10 लाख की सेविंग्स शो करो। अमेरिका में वीजा चाहिए तो 15 से 20 लाख, और ये सब भी 5 से 6 महीने की आपकी हिस्ट्री के अंदर होना चाहिए। एंड ज्यादातर घरों में इतने पैसे अकाउंट में तो क्या पूरे खानदान के नहीं होते। इंडियन स्टूडेंट्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ बाहर जाकर पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसे सपने देखने वाले लोग एक्सप्रेशन में आकर नकली स्टेटमेंट्स बैंक मैनेजर्स को पैसे खिला के बनवाते हैं। एंड जब ये चीजें सामने आती हैं तो फॉरेन कंट्रीज को अपने वीजा लॉज इंडियंस के अगेंस्ट और स्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के केस में यही हुआ। एंड ये फिर भी स्टूडेंट वीजा की बात थी, आज तो टूरिस्ट वीजा लगाने के लिए इंडियंस के लिए लाइन बहुत लंबी है। इंडिया में रहकर यूएस का वीजा चाहिए तो वेटिंग लिस्ट 400 से 480
दिन की है, मतलब एक साल से भी ज्यादा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल एक रैंकिंग सिस्टम देता है दुनिया भर के पासपोर्ट्स को। जिसकी रैंक जितनी ऊपर उतना पासपोर्ट उसका स्ट्रॉन्ग, और जिसकी रैंक जितनी नीचे उसको उतना फुदकना पड़ता है बंदर की तरह एक ऑफिस से ऑफिस डॉक्यूमेंट्स लेके वीजा अप्रूव करवाने के लिए। इंडियन पासपोर्ट 85th रैंक पर आता है, जो 2024 में 80th पर था। आज क्यूबा, कोसोवा, बुर्किना फासो के पासपोर्ट्स भी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोसोवा और बुर्किना फासो को तो शायद तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। कोसोवा को तो आधी दुनिया आज भी देश नहीं मानती, और बुर्किना फासो मिलिट्री सीज में है। सिमिलरली इंडिया और यूएसए के इकोनॉमिक रिलेशंस आज अपने पीक पर है, पर फिर भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 की शुरुआत में इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को इंडिया वापस भेजा तो उन्हें हथकड़ियों में, चेन्स में बांध कर बाहर लाया गया। ऐसा यूएसए ने नेपाल के इलीगल इमिग्रेंट के साथ नहीं किया, पर इंडियंस के साथ उन्होंने यही बर्ताव किया। अब ये समझ आता है कि इतने मेंटल स्ट्रेस, पैसे की कमी, सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट्स के साथ लड़ना बाहर रहने वाले इंडियंस के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। पर ये सारी प्रॉब्लम्स तो शायद पिछले 50 सालों से इंडियन इमिग्रेंट्स फेस कर रहे हैं। तो इंडिया में पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि उन प्रॉब्लम्स को छोड़कर वापस इंडिया आना उन एनआरआईज को ज्यादा प्रॉफिटेबल, ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा इंपैक्टफुल और एक बेटर डिसीजन लगने लगा है। आज इंडियंस वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बात पर तो यूनानिमसली फक्र करते हैं कि दुनिया भर की बड़ी से बड़ी कंपनीज के सीईओज आज इंडियन है। अब सही मायनों में तो वो एक कल्चरल चीज है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, बेनिफिट शायद इंडियंस को आज भी नहीं मिल पाता है। लेकिन जब तुम्हें ये समझाऊं मैं कि आज इंडिया के बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के बाहर पढ़े, वहां नौकरी भी करी और फिर वापस इंडिया आ गए। आज इनके खुद के सेलिब्रिटी ब्रांड्स हैं। आज ये लोग अपने स्टार्टअप से इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर आज इंडिया में एंटरप्रेन्योर बनना एक वायबल चॉइस नजर आने लगा है। फिर चाहे वो लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल हो, शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल हो, कार देखो, मोबीक्विक, कलारी कैपिटल, प्रोटियम, इन सब के फाउंडर्स फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन जॉब एक्सपीरियंस लेकर इंडिया आकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर $1 बिलियन, इंडिया दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी यूनिकॉर्न स्टार्टअप अब बन चुका है। ये हाल 2021 में था। 2024 तक ये इन्वेस्टमेंट $4 बिलियन से भी ज्यादा का मार्क छू चुकी है। मतलब जहां हायर पे, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए इंडियंस एक बाहर के देश की लाइफ को इमेजिन, विजुअलाइज करते थे, आज कितनी एमएनसीज विदेश से ज्यादा सैलरी पैकेज पर अपने एम्प्लॉइज को इंडिया में रोक कर बैठी हैं, और कितने प्रोफेशनल्स को एक सॉलिड वजह दे रही हैं इंडिया वापस आने के लिए। और ये पे हाइक जरूरी नहीं है कि तुम आईआईटी, आईआईएम से पास आउट हो तभी मिलेगा। एओएन ने एक सर्वे किया जो कि अपने 30th ईयर में है। इस सर्वे में 1400 कंपनीज फ्रॉम 45 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में 9% से भी ज्यादा सैलरी हाइक रिपोर्ट किया। और इस सर्वे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि कई इंडियन बेस्ड कंपनीज 9.6% की सैलरी हाइक दे रहे थे अपने एम्प्लॉइज को, एज कंपेयर टू a 9.3% सैलरी हाइक इन अ फॉरेन बेस्ड कंपनी। एंड ये समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि शायद इंडिया के बाहर मिलने वाले 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए के पैकेज की रियलिटी आज इंडियंस को यहाँ घर बैठे समझ आने लगी है। 1.5 करोड़ का पैकेज है अमेरिका में, तो इनसे ना पहले ये चीजें पूछे, कहाँ पे रहते हो आप, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है वहाँ की, बे एरिया रहते हो जो कि बहुत महंगा है, या फिर कहीं और रहते हो जो रहना थोड़ा सस्ता है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसमें आपका रेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, खाने, ग्रोसरीज के पैसे के बाद सब कटने के बाद जो सैलरी तुम्हारे हाथ में आती है वो उस 1.5-2 करोड़ के पैकेज को एक गंदा मजाक बना देती है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक अच्छे अपार्टमेंट का मंथली रेंटल कुछ $4,000 है, और इंडिया के मेजर मेट्रोपॉलिटन शहरों में एक 3 BHK की कॉस्ट लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए। ये मुंबई के फिगर्स हैं। दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद आते आते तो नंबर्स और कम हो जाते हैं। और ये तो मैं उन लैविश लोगों के लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं जिनका 1-2 BHK में गुजारा नहीं होता। और ये परचेजिंग पावर पैरिटी का डिस्क्रिमिनेशन तुम्हें सिर्फ इस बात से समझ आ जाएगा कि इंडिया में जो मैगी तुम्हें $10 की मिलती है, बाहर जाके तुम्हें उसी के $3 देने पड़ते हैं। एंड इसका एक बड़ा कारण कोविड-19 भी रहा है। कोविड पैंडेमिक के लॉकडाउन ने पूरी दुनिया की इकोनॉमिकल वेव मानो एक तरीके से ठप कर दी। एंड इंडिया उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक था जो उस समय अपनी इकोनॉमी को सिक्योर करने के लिए बाकी दुनिया से अलग स्टेप्स ले रहा था। हाँ, इंडिया पर इंपैक्ट हुआ। एक टाइम पर जीडीपी 24% गिरी, 82% ऑफ इंडियन लोकल बिजनेस इंपैक्ट हुए। ये एक बुरा समय था, लेकिन उस समय भी इंडियन मार्केट बाकी देशों के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल दिखा। फिर चाहे वो मेटा की रिलायंस जियो में कुल $5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की डील हो, यानी लगभग 43,574 करोड़ रुपए की डील, जिसके इंप्लीकेशंस ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू सोशल मीडिया एट अ लोअर कॉस्ट, जियो मार्ट जैसे शॉपिंग एप्स को इंडिया में और ज्यादा पुश करना, इंडिया जैसे देश में व्हाट्सएप के थ्रू यूपीआई पेमेंट का इंट्रोडक्शन। एंड सिर्फ ये इकलौती बड़ी खबर नहीं थी। फॉक्सकॉन, एक ताइवान बेस्ड कंपनी जो एप्पल के फोन्स और लैपटॉप्स बनाता है, साइंड अ डील विद मुंबई बेस्ड कंपनी वेदांता, अ डील
worth $19.5 billion to make factories supplying semiconductor chips to iPhones, laptops and even satellites. हाँ, ये पर्टिकुलर डील सेमीकंडक्टर्स वाली हटा दी गई, पर डील जाना बंद नहीं हुआ। इन 2 सालों में मानो भरमार आ गई इन इंटरनेशनल कंपनीज की इंडियन इकोनॉमी में, फिर चाहे वो गूगल हो, वॉलमार्ट हो, हिटाची हो, सैमसंग, सुजुकी जैसी कंपनीज। एंड इंडिया सडनली स्टार्टेड टू लुक लाइक द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। एंड ये इंडियन इकोनॉमी की बढ़ती हुई पावर इकलौता रीजन नहीं है जो एनआरआईज वापस आ रहे हैं। उन इंडियंस के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने गए थे, क्योंकि अब वो इंडिया वापस आकर इंडिया में काम करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अपने घर के परिवार के पास रह सकते हैं। लेकिन आज भले ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स में इंडियंस बाहर से इंडिया वापस आ रहे हो, लेकिन उतने ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स में इंडियंस आज भी इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं। एंड इस वीडियो में अब तक हमने उन लोगों की बात करी जो मजबूरी से या बाय चॉइस इंडिया वापस आ रहे हैं, लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है उन इंडियंस का जो इन सब बातों अपॉर्चुनिटी के बावजूद इंडिया से बस बाहर जाना चाहते हैं। यूजुअली जब एनआरआईज इंडिया वापस आते हैं बाहर से तो यहाँ की इकोनॉमिक कन्वीनियंस की बात करते हैं। 10 मिनट डिलीवरी हो, घर बैठे मसाज सैलून सर्विस बुक करना हो, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो जहाँ पे आज भी बड़े कंट्रीज से चीपर मेडिकल सर्विस इंडिया में मिलती है। एक बेसिक फुल बॉडी चेकअप जो इंडिया में 4-5 हजार में हो जाता है, ये रकम यूएसए में 80 से 90 हजार तक पहुंच जाती है। घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर करने से लेकर बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में टेबल बुक करना हो, हाउस हेल्प से लेकर दुनिया के सबसे सस्ते ओटीटी सब्सक्रिप्शन एंजॉय करना हो, सब तो है यहाँ इंडिया में और उन्हें वही अच्छा लगता है। यूपीआई को दुनिया भर के लोग एक रेवोल्यूशन मान रहे हैं। ये क्लिप है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन की, जो पिछले साल इंडिया दौरे पर आए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक छोटी सी दुकान पर चाय पी और पेमेंट के लिए मोदी जी ने यूपीआई के थ्रू चाय वाले को पे कर दिया विद इन सेकंड्स। और शायद यही कारण है कि आज तुम फ्रांस में आईफेल टावर पे यूपीआई से टिकट खरीद सकते हो। लेकिन फिर भी आज इंडिया के 6500 मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स इंडिया छोड़ रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। India is expected to witness an exodus of scores of millionaires and may in fact lose as many as 6,500 high net worth individuals. इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले स्टूडेंट्स का नंबर पूरी दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है। India now has the second highest number of students learning abroad. ये प्रोजेक्शन है कि 2025 में इंडियन स्टूडेंट्स बाहर देशों में $70 बिलियन तक खर्च करके आएंगे। अब इंडियन एजुकेशन और बाहर की एजुकेशन सिस्टम में तो लोगों को फर्क पता ही है, फिर चाहे वो लो क्वालिटी और प्रोफेशनल टीचर्स हो। 2024 में टॉप एंड यूनिवर्सिटीज में 5000 टीचर्स हैं 25 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। और सुनो, इंडिया के पास एमबीए ग्रेजुएट्स की गिनती दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन हर 4 में से एक एमबीए ग्रेजुएट के पास नौकरी नहीं है। एंड इतने वीक इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना कॉम्पिटिटिव है कि अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना हो तो सीयूटी टेस्ट के एग्जाम देना होगा। यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, गवर्नमेंट एग्जाम्स के नंबर्स हम सबको पता है। एजुकेशन के मामले में ही इंडिया में बड़े एग्जाम्स के लिए एग्जाम पेपर लीक होना आम बात है। एंड इंडिया में जहां भरमार है स्किल्ड वर्कर्स की, बाहर के देशों की स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड आज इंडियंस पूरी कर रहे हैं। जापान के पिछले साल के इंडियन एम्बेसडर हिरोशी सुजुकी तो खुद इंडियन स्टूडेंट्स को जापान में आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, और वीजा रिक्वायरमेंट के नाम पर सिर्फ कॉलेज आईडी, बस कॉलेज आईडी, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन जापान में ऑल टाइम लो पर है। बट एजुकेशनल इकोनॉमिकल रीजंस के अलावा कल्चरल रीजंस शायद बहुत बड़ा पार्ट है कि इंडियंस इंडिया को छोड़ना चाहते हैं। कल्चरल इंटॉलरेंस, कुणाल कामरा लेटेंट की कंट्रोवर्सी ट्रेंडी हुई। एक सेंसिबल माइंड से देखो तो इनसेंसिबल है, पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ट्रेंडी है। इंडिया में सिविक सेंस अपने ऑल टाइम लो पर है। बाहर से आने वाले टूरिस्ट इंडिया में सेफ फील नहीं करते। इनफैक्ट वो इंडियन जो स्मार्ट है, पढ़े लिखे हैं, इंडिया को चेंज करना चाहते हैं, बाहर से इंडिया वापस भी आते हैं तो एक पार्किंग की डिस्प्यूट पर उनकी हत्या कर दी जाती है। एंड ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स के नाम से हम पूरी एक अलग वीडियो बना ही सकते हैं। एंड शायद ये छोटे छोटे रीजंस जो इंडियंस को अपने देश के बारे में सुनने में बुरे लगे, बहुत बड़े कारण है कि इंडिया के एक पावरफुल इंपैक्टफुल मिडिल क्लास जिसके सपने एस्पिरेशंस हैं, वो आज भी इंडिया को छोड़कर जाना, बाहर स्ट्रगल करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड अल्टीमेटली तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हें बहुत लोगों ने बोला होगा। और सही मायनों में जितना सिंपल है ये बोलना, उतना ही मुश्किल है इसे फॉलो करना, क्योंकि ये दो साइड्स हैं ऑफ द सेम कॉइन। इंडिया में आज स्टार्टअप कल्चर बूम पर है। अमेरिका का बंदा आज इंडिया में आकर कैलिफोर्निया प्रोड्यूसर से फ्रेंचाइज चला रहा है, और तुम इस सिक्के के दोनों तरफ अच्छी बुरी कहानियां रखकर अपना डिसीजन तो ले सकते हो। एंड अल्टीमेटली मेरा काम तुम्हें बस इन चीजों के बारे में इन्फॉर्म करना है ताकि तुम इस डिसीजन को और बेहतर तरीके से अपने पर्सनल और फ्यूचर एंडेवर्स एस्पिरेशन को देखकर एक सही डिसीजन अपने ले पाओ। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्लोबल कल्चर में क्या ज्यादा बेहतर है, सेफ है, एस्पिरेशनल है, इंडिया में रहना, उसके अपॉर्चुनिटी पर कैपिटलाइज करना, या इंडिया को
छोड़कर बाहर के देशों में थोड़ा और स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को सेटल करना। तो मुझे कमेंट्स में बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। वीडियो को लाइक करो क्योंकि ऐसी वीडियो तुम्हारे हर हफ्ते लेके आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए फ्री है। तुम यहां तक आ गए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो उतनी ही पसंद आएगी जितनी ये वाली आई। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसी और वीडियोस की पूरी एक प्लेलिस्ट है, इन्हें चेकआउट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।